नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सबसे पहले फिल्म द केरल स्टोरी के ट्रेलर वाली कुंजी खुलेगी। दावा है कि यह फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है और कुछ वर्षों में केरल में 32,000 लड़कियों का ब्रेन वॉश किया गया, फिर उनका धर्मांतरण कराया गया, जिहाद का पाठ पढ़ाया गया और फिर आईएस का आतंकी बना दिया गया। अब इसे फिल्म की तरह देखा जाए या सच्चाई दिखाने वाली एक डॉक्यूमेंट्री की तरह, इस पर बहस शुरू हो गई है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी पर खरगे की जहरीली जुबान वाला दंगल देखिए, जिसने सियासत के तापमान को बढ़ा दिया है। किसी चुनाव से पहले ऐसे बयान कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल बन जाते हैं। इस पर सत्ता की कुंजी बिल्कुल तैयार है। फिर दुनिया के छोटे देशों को धौंस दिखाने वाले जिनपिंग की बात होगी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से डर गए हैं। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जिनपिंग के तानाशाही फरमानों की लंबी चौड़ी लिस्ट रिलीज हुई है, जिसका मतलब यह है कि चीन में एआई को भी जिनपिंग जिंदाबाद अब बोलना होगा। इसके बाद ममता के मंत्री रहे पार्थ चटर्जी के जेल वाले स्वर्णकाल पर एक मजेदार सत्ता की कुंजी खुलेगी। जेल में पार्थ के गले में चेन और हाथ में अंगूठी को लेकर बड़े बड़े अधिकारी कैसे नपने लगे हैं, ये भी देखिएगा। वैसे स्वर्णकाल बिहार के बाहुबली और डीएम जी कृष्णैया की हत्या के दोषी रहे आनंद मोहन का भी चल रहा है, जो आज अंधेरे में चुपके से सुबह 4:30 बजे जेल से आजाद हो गए। दावा है कि रिहाई पर जेल के बाहर स्वागत के लिए फूलमाला और बैंड बाजा लाने की तैयारी थी, इसलिए रातों रात कागजी प्रक्रिया पूरी हुई। हमारे पास व्हाट्सएप यूजर्स के लिए एक जरूरी अपडेट भी है। अब आप एक ही नंबर से व्हाट्सएप को एक साथ 4 मोबाइल फोन में इस्तेमाल कर पाएंगे। ये फीचर कुछ हफ्तों में सभी यूजर्स तक पहुंच जाएगा। आज जय बद्री विशाल के जयकारों के बीच भगवान बद्रीनाथ मंदिर के कपाट भी भक्तों के लिए खुल गए हैं। इस शुभ मौके पर मंदिर को 1500 किलो फूलों से सजाया गया है। हर साल की तरह इस साल भी पहली पूजा और आरती देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से हुई। तो सत्ता में सबसे पहले बात एक फिल्म की, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि वो हकीकत पर आधारित है, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि उस फिल्म के सिर्फ किरदार फिल्मी है, लेकिन उस किरदार के साथ हुई सारी घटनाएं सच हैं। फिल्म का नाम है द केरल स्टोरी। नाम से ही आप समझ गए होंगे, इस फिल्म की कहानी के केंद्र में केरल है। वहां के 32,000 लड़कियों को लेकर किया गया दावा है, धर्म परिवर्तन है, जिहाद है, आतंकवाद है। फिल्म मेकर और प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल की इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही इस पर बहस शुरू हो गई है। इसकी कहानी के सच्ची घटनाओं पर आधारित होने का दावा किया गया है। स्क्रीन प्ले और किरदारों के संवाद से जो सवाल उठ रहे हैं, उसमें आखिर केरल का सच क्या है। इस फिल्म में केरल की महिलाओं के अचानक गायब होकर आईएस आतंकी बनने की कहानी पर पूरा फोकस है। दिखाया गया है कि हिंदू लड़कियों को फंसाकर कैसे इस्लाम कबूल करवाया गया। यह धर्मांतरण कराकर आतंकवाद की आग में झोंकी गई लड़कियों की कहानी है। हिंदू लड़कियों को जबरन आतंकी संगठन में शामिल कराया गया, ब्रेन वॉश किया गया। हिंदू लड़कियों को अलग अलग टेरर मिशन के लिए ट्रेन किया गया। हिंदू लड़कियों को खास मिशन के लिए अफगानिस्तान और सीरिया भेजा गया। अफगानिस्तान की जेल में बंद रोती हुई हिंदू लड़की की भी कहानी इस फिल्म में दिखाई गई है। केरल में आतंक के इस मॉडल को लेकर सवाल पहले भी उठते रहे। भारत की जांच एजेंसियों ने भी कई बार केरल में आतंकी संगठनों से जुड़े लोगों को एक्सपोज किया है। अब फिल्म के ट्रेलर ने इस मामले को और भी विवादित बना दिया है। तो ये केरल के आईएएस वाली कहानी का सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। इस फिल्म की कहानी में हिजाब भी है। हिजाब के बहाने हिंदू लड़कियों को ब्रेन वॉश करने की कहानी बताई गई है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि जब एक हिंदू लड़की के साथ बदसलूकी होती है तो मुस्लिम सहेली उसे हिजाब वाली नसीहत देती है, गुमराह करती है और बताती है कि हिजाब पहनने पर किसी लड़की के साथ गलत नहीं होता है। ट्रेलर के हिजाब वाले हिस्से पर भी जोरदार बहस हो रही है। ट्रेलर की कहानी सिर्फ हिजाब तक सीमित नहीं है। यह दिखाया गया है कि एक हिंदू लड़की जो केरल के एक इलाके में रह रही थी, केरल के एक कॉलेज में पढ़ रही थी, उसके हाव भाव अचानक बदल जाते हैं। पूजा पाठ करने वाली लड़की नमाज पढ़ने लगती है। केरल की लड़की मौलाना के संपर्क में आ जाती है और धीरे धीरे उसका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। तो ट्रेलर के जरिए सबसे अहम और सबसे सनसनीखेज दावा किया गया है कि इस्लामिक स्टेट बनाने को लेकर यह दावा केरल के पूर्व मुख्यमंत्री के हवाले से किया गया, जिसमें कहा गया कि केरल को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश हो रही है। यह भी कहा गया कि केरल के मंत्री ने बोला है कि अगले 20 साल में केरल इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। अब सवाल यह है कि केरल की हकीकत क्या है। क्या फिल्म में जो बातें कही गई
जिन बातों का जिक्र इसके ट्रेलर में है, क्या केरल में वैसा ही कुछ हो रहा है? इस पर बात करना भी बेहद जरूरी है। वैसे देखा जाए तो केरल हमेशा से आतंकी कनेक्शन को लेकर कटघरे में रहा है। जनवरी 2022 में एनआईए ने केरल को लेकर एक चार्जशीट फाइल की थी, जिसमें कहा गया था कि केरल में आतंकी संगठन आईएस के स्लीपर सेल एक्टिव है। जनवरी 2022 में एनआईए ने 8 आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी। आरोप है कि ये आतंकी केरल के अंदर आईएस के मॉड्यूल को लाने की कोशिश कर रहे थे। यह भी आरोप था कि ये आतंकी केरल में आतंक के फ्रेशर्स की भर्ती कर रहे थे। आतंकी संगठनों के लिए फंड जुटाने का भी आरोप लगाया गया था। इसके अलावा धर्म के नाम पर मुस्लिम युवाओं को जिहाद के जरिए गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। इनमें बड़ी संख्या महिलाओं की भी थी। 3 अक्टूबर 2022 को केरल के कोच्चि में एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने एक शख्स को 5 साल की सजा सुनाई थी। इस मामले में 6 नवंबर 2017 को केस दर्ज किया गया था। आरोप लगाया गया था कि 7 लोगों ने आतंकी संगठन आईएस के वर्चस्व वाले देशों का दौरा किया था। साल 2015 से साल 2017 के बीच सभी लोगों ने आईएस के क्षेत्र का दौरा किया था। केरल में लव जिहाद, धर्मांतरण, आतंकी कनेक्शन जैसे शब्दों का इस्तेमाल बार बार होता रहा है। यह हमेशा से राजनीतिक मुद्दा भी रहा है। साल 2012 में उस वक्त केरल के मुख्यमंत्री रहे ओमान चांडी ने केरल विधानसभा में धर्मांतरण का आंकड़ा पेश किया था और इस पर चिंता भी जताई थी कि केरल में बड़ी संख्या में हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन हो रहा है। मुख्यमंत्री के अनुसार उस वक्त के साल 2006-2012 के दौरान कुल 7,713 लोगों को इस्लाम में परिवर्तित किया गया। 2009-2012 के दौरान इस्लाम में परिवर्तित होने वालों में 2,667 युवतियां थीं, जिनमें से 2,195 हिंदू और 492 ईसाई थीं। हालांकि ओमान चांडी ने कहा था कि राज्य में जबरन धर्मांतरण का कोई सबूत नहीं है, यानी जो कुछ हो रहा है उसमें युवकों और युवतियों की रजामंदी थी। फिल्म द केरल स्टोरी पर सियासी संग्राम भी छिड़ गया है। शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि सिर्फ राजनीति के लिए फिल्म बनाई जा रही है, जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि अगर ये सिर्फ कहानी है तो ये फिल्म भारत के लोगों को भ्रमित करने वाली है और फिर इसका बॉयकॉट किया जाना चाहिए। मैंने खुद कहा है पार्लियामेंट में, केरला की बहुत सारी महिलाएं जाती है, गायब है। उसमें से ये भी जानकारी मिलती है कि वो ISI में गई है, परदेश में गई हुई है, दुबई में। लेकिन ये सब करने से, इसका प्रचार करने से, इसकी बातें करने से अच्छा है सही में जा रही है क्या, गई है तो कहाँ है, वापस ला सकते हैं क्या, रास्ते पर ला सकते हैं, ये सोचना चाहिए। वो फिल्म बना के क्या जानना चाहता हूं कि वहां की सरकार काम नहीं कर रही, तो इनका राजनीतिक उद्देश्य होता है, सामाजिक नहीं होता ना। अगर वाकई इस खतरनाक संगठन, आतंकवादी संगठन से तब्दीली मजहब का ताल्लुक है तो ये बहुत खतरनाक बात है और सोचने वाली बात है कि हिंदुस्तान में जो अमनपसंद हिंदुस्तान है, इस हिंदुस्तान में ये इस आतंकवादी संगठन कैसे पनपा और केरला की हुकूमत उस पर खामोश तमाशाई कैसे बनी रही और हुकूमत केरला ने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की। इस बीच बीजेपी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि केरल स्टोरी फिल्म का टीजर मुश्किलों में घिर गया है क्योंकि कुछ मजबूत ताकतें फिल्म को खंगालने की कोशिशें कर रही हैं। केरल में ट्रेलर में किए गए दावों की सत्यता की जांच के लिए एक औपचारिक शिकायत दर्ज की गई है। कौन है ये लोग जो नहीं चाहते कि सच सामने आए? और सत्ता में अब वो राजनीतिक खबर जिसमें जहर की मात्रा बहुत ज्यादा है और जहर वाली ये बात उस राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से आई है जिसके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी प्यार बांटने, नफरत मिटाने और लोगों को जोड़ने की बात करते हैं। कर्नाटक में बढ़ती चुनावी गर्मी के बीच आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बेहद आपत्तिजनक और विवादित बयान दिया। कर्नाटक के हावेरी की एक जनसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी की तुलना जहरीले सांप से की और कहा कि पीएम मोदी जहरीले सांप जैसे हैं। आप सोचेंगे कि जहर है या नहीं, लेकिन आपने चख लिया तो फिर आप मर जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने और क्या क्या कहा, जिस पर हंगामा मच गया। पहले एक बार वो पूरा बयान सुन लीजिए। मत नीवेनाद्रू तप्पु तिಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ
ಇಲ್ಲ ಇದು ವಿಷಯ ಆದಾನೋ ಎಲ್ಲೋ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟಣ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ನೆಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಲಗೇ ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲೇ. तो प्रधानमंत्री पर दिए गए इस तरीके के बयान से बीजेपी गुस्से में है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सत्ता के लिए बौखलाहट में ऐसे बयान दे रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने भी कहा कि कांग्रेस कर्नाटक में चुनाव हार रही है, इसलिए इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। खड़गे जी को कांग्रेस ने अध्यक्ष तो बना ही दिया है, पार्टी के अंदर कोई मान नहीं रहा, पोस्टर बैनर अभी भी गांधी परिवार के ही लगते हैं। तो खड़गे जी सोचते मैं ऐसा कौन सा अपमानित करने वाला स्टेटमेंट मोदी जी को दूं जो सोनिया जी से भद्दा हो। हमें लगता है खड़गे जी की कुछ मजबूरी रही होगी। खड़गे जी अपने राजनीतिक आकाओं को, राजनीतिक मास्टर्स को संतुष्ट करने के लिए इस प्रकार की अपशब्द का व्यवहार किया। पुराना रिकॉर्ड रहा है कि जब भी कांग्रेस नेता इस तरीके का बयान देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहते हैं, बीजेपी को चुनावी फायदा होता है। बीजेपी के एग्रेसिव होते ही मल्लिकार्जुन खड़गे बैकफुट पर आ गए और उन्होंने सफाई भी दे दी। मल्लिकार्जुन ने ट्वीट किया कि बीजेपी की विचारधारा विभाजनकारी है, वैमनस्यपूर्ण तथा गरीबों व दलितों के प्रति नफरत व पूर्वाग्रह से भरी हुई है। मैंने इसी नफरत व द्वेष की राजनीति की चर्चा की। मेरा बयान न व्यक्तिगत तौर से प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए था, न किसी और व्यक्ति विशेष के लिए था। जिस विचारधारा का वो प्रतिनिधित्व करते हैं उसके लिए था। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हमारी लड़ाई निजी लड़ाई नहीं है, वैचारिक लड़ाई है। मेरा इरादा किसी की भावना आहत करने का नहीं था, और अगर जाने अनजाने में किसी की भावना आहत हुई है तो ये मेरी मंशा कदापि नहीं थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले डैमेज कंट्रोल करने के लिए ट्वीट किया, फिर सफाई वाला बयान भी दिया। ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅದು ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾವು ಇದ್ದಂಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಿಂಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಹೇಳ್ದೆ ನೆಕ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಅದು ಡೆತ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದ ಮೊದಲೇನೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲ, ಈಗೂ ಹೇಳಿನಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಸೂಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದು ವಿಷಯದಂಗಿದೆ. ಆ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ನೆಕ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆತ್ ಇಸ್ ಸರ್ಟನ್। वैसे नेताओं में ये जबरदस्त आर्ट होती है कि वो जल्दी जल्दी अपनी दिशा बदल लेते हैं और ये काम बिना संकोच के करते हैं। उनके मन पर इसका कोई बोझ भी नहीं पड़ता। किसी आम आदमी के लिए यह करना संभव नहीं है। ये विशेष गुण नेताओं में ही पाया जाता है कि सुबह ब्रेकफास्ट के समय किसी को अपशब्द कहें और उसी के साथ मुस्कुराते हुए लंच कर लें, या दोपहर में किसी रैली में किसी को अपशब्द कहें और शाम में चाय के वक्त पर सफाई दे दें। राजनीति में इसे हाथ की सफाई भी कहा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहली बार प्रधानमंत्री मोदी के लिए आपत्तिजनक बातें कही हैं। गुजरात चुनाव के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी की तुलना रावण से की थी। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी हर वक्त अपनी बात करते हैं, हर जगह अपने चेहरे को दिखाने की बात करते हैं, क्या रावण की तरह उनके 100 चेहरे हैं? कांग्रेस नेताओं के इस तरीके के बयान से उन्हें चुनाव में फायदा होता है या नहीं, इसका विश्लेषण तो मल्लिकार्जुन खड़गे जरूर करते होंगे। पिछली बार जब खड़गे ने पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया था तो गुजरात में बीजेपी ने इतिहास तोड़ते हुए सबसे ज्यादा सीटें जीती थी। जब जब पीएम मोदी के लिए किसी ने अपमानजनक बातें कही हैं, तब तब नतीजों में बीजेपी को इसका राजनीतिक लाभ मिला है। पीएम मोदी पर निजी हमले का एक पूरा इतिहास रहा है। उन हमलों में कुछ चुनिंदा हमले और उसके बाद बीजेपी को हुए फायदे का विश्लेषण आपको देखना चाहिए। साल 2007 में सोनिया गांधी ने उस समय गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था। बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया और जानकार मानते हैं कि कांग्रेस को इससे भारी नुकसान हुआ। बीजेपी गुजरात चुनाव में बड़े अंतर से जीत गई। 2014 के चुनाव से पहले कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने नरेंद्र मोदी को चाय वाला कहा था। बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया, देश भर में चाय पर चर्चा की और बीजेपी को बड़ी जीत मिली। 2014 चुनाव से पहले प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी पर नीच किस्म की राजनीति करने का आरोप लगाया था। पीएम मोदी ने इस भाषा को मुद्दा बनाया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा हुआ।
2017 में यूपी चुनाव से कुछ महीने पहले राहुल गांधी ने पीएम मोदी को जवानों के खून का दलाल तक कह दिया था। यूपी चुनाव में बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया। बीजेपी को यूपी में 300 से ज्यादा सीटें मिली। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि चौकीदार चोर है। बीजेपी ने इसके जवाब को कैंपेन बना लिया। मैं भी चौकीदार कैंपेन चलाया गया। बीजेपी को लोकसभा में 300 से ज्यादा सीटें मिली। ऐसा अक्सर देखा गया है कि जब जब पीएम मोदी पर निजी हमले हुए हैं तो बीजेपी इसे मुद्दा बनाती है और उसे इसका राजनीतिक फायदा भी होता है। विपक्षियों की तरह इस तरीके की भाषा पर पीएम मोदी ने एक बार तेलंगाना की एक रैली में कहा था कि उन्हें रोजाना 2-3 किलो गाली मिलती है, लेकिन उनका शरीर उन गालियों को पोषण में बदलने में बदल देता है। लोग मुझे पूछते थकते नहीं हो, तो मैंने उनको समझाया, देखो भाई, मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं। जो दिन रात मुझे गाली देते हैं, बड़ी नई नई गालियां खोजते रहते हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं, अगर आप मोदी को कितनी ही गालियां दीजिए, हम हजम कर जाएंगे। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे अनुभवी नेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, 50 साल से ज्यादा का राजनीतिक करियर है। हो सकता है उन्होंने बयान सोच समझ कर दिया हो। संभव है कि इस पर उनका अपना विश्लेषण हो, अपना गणित हो, अपनी समझ हो, लेकिन अब तक के सभी आंकड़ों को मिलाकर एक बड़ी पिक्चर बनाई जाए तो यही संकेत मिलता है कि जब जब कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी पर इस तरीके के निजी हमले किए हैं तो कांग्रेस को बड़ा राजनीतिक नुकसान हुआ है, चाहे वो किसी राज्य का चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो। हालांकि कई बार कांग्रेस इन अपशब्दों के बाद कुछ सीट बढ़ाने में कामयाब रही है, लेकिन जनमत उसके खिलाफ ही रहा है। वहीं बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने अपशब्दों की बिजली से अपनी सत्ता को बार बार रिचार्ज किया है। तो एक तरफ भारत में लोकतंत्र है जहां विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें गालियां देते हैं। दूसरी ओर चीन में शी जिनपिंग की ऐसी तानाशाही चल रही है जहां एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक के बोलने और कुछ बताने पर पहरा लगाया जा रहा है। वैसे तो जिनपिंग सुपर पावर बनने की सनक में दुनिया के छोटे देशों को धौंस दिखाते रहते हैं, लेकिन इस वक्त वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डरे हुए और सहमे हुए हैं। इसलिए तानाशाह जिनपिंग ने ऐसी तकनीक पर बंदिशें लगा दी हैं जो पूरी दुनिया में इस वक्त चर्चा का सबसे बड़ा विषय है। इसीलिए आज हम आपको जिनपिंग की तानाशाही और सेंसरशिप का नेक्स्ट लेवल दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि जिनपिंग ने एआई के लिए ऐसे नियम कायदों की लंबी चौड़ी लिस्ट जारी की है, जिसके बाद जिनपिंग जो कहेंगे चीन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो ही करेगा। चीन में अब एआई भी जिनपिंग का हर आदेश मानने के लिए मजबूर हो जाएगा। अब चीन में एआई को जिनपिंग का सेवक बनने की शपथ भी लेनी होगी। एआई शी जिनपिंग के इशारों पर लट्टू बनकर नाचने के लिए मजबूर हो जाएगा। यानी जिनपिंग के गलत फैसलों और आर्थिक नीतियों की वजह से चीन कितना भी बर्बाद हो, लेकिन एआई कहेगा जिनपिंग जिंदाबाद। अब हम आपको इसकी वजह भी बताते हैं। दरअसल अब जिनपिंग की कम्युनिस्ट सरकार एआई को भी सेंसर कर रही है। जिनपिंग को इस बात का डर है कि एआई चीन का वो सच ना बता दे जिसकी वजह से उसे दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। इसलिए चीन के साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने एआई मॉडल्स के लिए ड्राफ्ट रूल्स जारी किए हैं, जो सख्त नियम कायदों की लंबी चौड़ी लिस्ट है। इन नियमों में बताया गया है कि हर एआई मॉडल को कम्युनिस्ट सरकार की नीति माननी होगी, यानी जो जिनपिंग कहेंगे वही करना होगा। ऐसी सूचनाओं से बचना होगा जो सरकार को कमजोर दिखाए, यानी दुनिया के सामने चीन की पोल खोले। वो सूचनाएं दिखाने पर भी बैन रहेगा जो राष्ट्रीय एकता पर सवाल उठाएं, क्योंकि पिछले दिनों जिनपिंग के खिलाफ जिस तरह से विद्रोह की आवाज उठी, उससे जिनपिंग का ब्लड प्रेशर थोड़ा बड़ा जरूर होगा। एआई के लिए जो नियम बनाए जा रहे हैं उसके मुताबिक एआई बनाने वाली कंपनियों को चैट बॉट्स के एल्गोरिदम के सरकार के पास पहले से रजिस्टर कराने होंगे, यानी चैट बॉट जिस पैटर्न पर काम करेगा ये भी बताना होगा। चीन के सामाजिक मूल्यों को मजबूती के साथ पेश करना होगा। इसके अलावा नियमों के दायरे से बाहर जाकर कोई टेक्स्ट या तस्वीर बनाना भी बैन होगा। इसलिए इसे आप नियमों से ज्यादा जिनपिंग की फियर फाइल्स भी कह सकते हैं। तो एआई के लिए इन बनाए गए नियमों का सीधा मतलब यह है कि जिनपिंग के राज में उनके या उनकी सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलना मना है।
फिर वो चाहे आम जनता हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसलिए जिनपिंग ने पहले से बता दिया है कि गलवान में भारत ने चीन को जमकर धोया था। इस पर कुछ बोलना या बताना मना है। अगर कोई पूछे क्या कोरोना वायरस चीन से ही फैला तो बता देना ये झूठ है। जिनपिंग अपने विस्तारवाद वाली सनक की वजह से दूसरे देशों की जमीन हड़पते हैं। इस पर भी कुछ कहा तो खैर नहीं है। चीन छोटे देशों को कर्ज जाल में फंसाता है, ये सच भी बाहर नहीं आना चाहिए। और जिनपिंग के सुपर पावर बनने वाले हसीन सपनों पर भी एआई को जुबान नहीं खोलनी है। यानी अब तक चीन में सिर्फ लोगों की जुबान पर पहरा था। जिनपिंग अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को सत्ता और तानाशाही के दंड पर कुचल रहे थे, लेकिन अब एआई से जिनपिंग का ये डर आज बहुत लोगों को अच्छा लग रहा होगा। वैसे जिनपिंग को यह तानाशाही विरासत में मिली है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि ड्रैगन के खून में तानाशाही है। चीन में सेंसरशिप कहां और किस हद तक है, इस पर सत्ता की कुंजी देखकर आज आप चौंक जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि चीन में 4 जून 1989 की तारीख को सर्च करना भी बैन है, क्योंकि इसी दिन चीन के तियानमेन चौक पर बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था और सैकड़ों छात्रों को टैंक से कुचलकर मार दिया गया था। ये वो छात्र थे जो जिनपिंग की कम्युनिस्ट पार्टी की आर्थिक नीतियों और सेंसरशिप का विरोध कर रहे थे। इसलिए तियानमेन वाली वो क्रूरता मौजूदा वक्त में चीन के लोगों तक ना पहुंचे, इसके लिए कोई भी व्यक्ति चीन में किसी भी इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर यह तारीख या फिर इस घटना के बारे में सर्च नहीं कर सकता, क्योंकि जिनपिंग को डर है कि छात्रों के इस कत्लेआम को देखकर जनता में फिर से विद्रोह की भावना भड़क सकती है। चीन के सरकारी आंकड़ों में वैसे तो इस नरसंहार में 300 लोगों की मौत बताई जाती है, लेकिन दावा किया जाता है कि इस नरसंहार में 2500 लोगों की जान गई थी। जिनपिंग के देश में सेंसरशिप का आलम यह है कि चीन की सरकार इंटरनेट पर आने वाले हर शब्द की निगरानी करती है। सोशल मीडिया पोस्ट से लेकर सर्च इंजन पर डाले जाने वाले कीवर्ड्स तक हर चीज की समीक्षा होती है। चीन में सरकार ने इस निगरानी के लिए दुनिया में सबसे बड़ा सिस्टम तैयार किया है, जहां लाखों कर्मचारी हर सेकंड इसी काम में लगे होते हैं। आपत्तिजनक गतिविधियों में शामिल होने पर 3 साल की जेल भी हो सकती है। इसके अलावा चीन के अंदर गलवान में मारे गए चीनी सैनिकों पर सवाल उठाने वालों को 7 दिन के लिए जेल भेज दिया जाता है। 2020 में कुछ लोगों ने सोशल मीडिया में ऐसे ही सवाल उठाए थे और मरने वाले सैनिकों की संख्या पर भी शक जताया था। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ऐसे पोस्ट की वजह से कम 7 लोगों को चीनी अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया। उन्हें 7 से 15 दिन तक हिरासत में रखा गया और डराया धमकाया गया। चीन को कोरोना फैक्ट्री भी कहा जाता है, इस बात से हम सब वाकिफ हैं, लेकिन चीन इस सच को छुपाने के लिए पूरा जोर लगाता है। चीन के कुछ वैज्ञानिकों से इससे जुड़ी डिटेल जब लीक हो गई तो फौरन इस जानकारी को भी चीन ने हटा लिया था। यानी चीन में कदम कदम पर आपको जिनपिंग की तानाशाही के एक नहीं बल्कि कई सबूत देखने के लिए मिल जाएंगे। इसकी गवाही चीन के शू लियांग नाम के एक शख्स से ली जा सकती है, जिसने फरवरी 2023 में इस स्टार्टअप के तहत एक ऐप बनाया। इसमें एआई के तहत बनाए गए चैटबॉट ने चीन की अर्थव्यवस्था खराब बताई। साथ ही यह भी कहा कि यूक्रेन पर रूस का हमला वॉर ऑफ एग्रेशन था, क्योंकि चीन यूक्रेन पर हुए हमले में रूस का समर्थन करता है, कि इसलिए सरकार ने फौरन इस ऐप को ही बंद करवा दिया। यह ऐप आज भी बंद है। लेकिन न्यूज मित्रों के मन में आज एक सवाल यह भी हो सकता है कि आखिर जिनपिंग एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बैन क्यों नहीं लगा रहे हैं। दरअसल इसके पीछे भी जिनपिंग की एक बड़ी मजबूरी है। चैट जीपीटी चीन में बैन है, मगर कई चीनी कंपनियां अपने एआई मॉडल्स पर काम कर रही हैं। मौजूदा वक्त में बड़े कॉरपोरेशन से लेकर जापान की सरकारें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ही काम कर रही हैं, इसलिए इसमें आर्थिक मुनाफा ज्यादा होने की संभावना है। तभी जिनपिंग एआई को बैन नहीं कर पाए, लेकिन सख्त नियम उसके लिए उन्होंने जरूर बना दिए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो साल 2021 में चीन का एआई बाजार जो था वो 1.90 लाख करोड़ रुपए का था। साल 2026 तक इसकी जो उम्मीद है वो 5 लाख करोड़ रुपए होने की है, यह अनुमान लगाया जा रहा है। चीन में चैट जीपीटी बैन है। चीनी कंपनियां एआई बेस्ड चैटबॉट इस वक्त वहां पर बना रही हैं। और कोरोना से इकॉनमी को झटका लगा। एआई आर्थिक निवेश का जरिया है। चीन की मजबूरी है कि उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो उसका नुकसान कोरोना में हुआ उसको एक तरीके से कह सकते हैं कि विकल्प के तौर पर ले रहा है। चीन में बोलने पर पाबंदी है, लिखने पर पाबंदी है, कुछ देखने पर पाबंदी है। यानी चीन मौजूदा वक्त में जिनपिंग का तानाशाही का ऐसा सेंटर है जहां आम जनता के लिए बहुत पैरे हैं। इस पर सत्ता की एक कुंजी देखिए। क्या आप जानते हैं कि चीन में यूट्यूब बैन है? उसकी जगह चीन Youku.com नाम का ऐप इस्तेमाल करता है।
चीन की सरकार ने अपने देश में गूगल चलाने की भी अनुमति नहीं दी है, बल्कि चीन में गूगल का ऑप्शन वाइडू सर्च इंजन है। चीन के लोग फेसबुक का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, वहां इसके विकल्प के तौर पर वीचैट यूज किया जाता है। इसी तरह चीन ने ट्विटर वाली नीली चिड़िया के पर भी अपने देश में काट दिए हैं। चीन ने ट्विटर इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसलिए उसकी जगह चीन के लोग वीवो का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो व्हाट्सएप हम सबकी ज़िंदगी में मैसेजिंग का एक बहुत बड़ा जरिया है, उसका इस्तेमाल भी चीन में नहीं किया जाता। वहां पर QQ नाम का एक ऐप यूज़ किया जाता है। अब जिनपिंग के राज में चैट GPT पर भी पाबंदी लगाई जा चुकी है और अब AI के लिए तानाशाह जिनपिंग के फरमानों के हंटर चल रहे हैं। तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग चाहते हैं कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनके सामने नतमस्तक रहे, लेकिन पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार के आरोपी जेल में बंद एक ताकतवर नेता के सामने पूरी जेल व्यवस्था नतमस्तक है, साष्टांग है और कोर्ट इस बात से हैरान है कि ये हो क्या रहा है। खबर बताएं उससे पहले इस खबर के सबसे प्रमुख किरदार का छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। इनका नाम है पार्थ चटर्जी। ये ममता बनर्जी की सरकार में शिक्षा मंत्री रहे हैं। इनकी एक सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के अलग अलग फ्लैट से करोड़ों रुपए मिले थे। करोड़ों रुपए मतलब 1-2 करोड़ नहीं, कभी करीब कहीं 25 करोड़, कभी 50 करोड़, तो कभी 5 किलो सोना, तो कभी करोड़ों रुपए की जमीन के कागजात। जितने पैसे पार्थ चटर्जी के घर से मिले थे उतने में तो एक छोटा मोटा बैंक बन जाता। लेकिन आज खबर यह नहीं है, खबर इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। खबर यह है कि शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपी पार्थ चटर्जी को जेल में स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। ये ट्रीटमेंट इतना VIP है कि कोर्ट को दखल देना पड़ा। दरअसल 9 महीने से कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल में बंद पार्थ चटर्जी नियम कानून से इतने ऊपर हो चुके हैं कि वो हाथों में अंगूठी और गले में चेन पहनकर घूम रहे थे। ये पूरा मामला शुरू हुआ 9 महीने पहले, जब कोर्ट में सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी ने कहा कि पार्थ चटर्जी इतने प्रभावशाली हैं कि वो जेल के नियम के खिलाफ अपने हाथों की 8 उंगलियों में अंगूठी पहनते हैं। इस पर कोर्ट ने जेल के सुपरिटेंडेंट को पार्थ चटर्जी की अंगूठी उतरवाने का आदेश दिया। लेकिन कुछ दिन पहले जब फिर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो जांच एजेंसी ने कोर्ट से कहा कि अंगूठी उतरवाने के आदेश के बाद भी पार्थ चटर्जी जेल में खास सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं। उन्होंने सोने के आभूषण पहने हुए हैं। 9 महीने पहले भी इस पर ध्यान आकर्षित कराया गया था, लेकिन कोई अब तक असर नहीं हुआ। जांच एजेंसी ने जब कोर्ट को यह बताया तो जज नाराज हो गए। जज ने प्रेसिडेंसी जेल के जेलर को नोटिस भेजकर कोर्ट बुला लिया और पूछा कि आदेश के बाद भी पार्थ चटर्जी की उंगलियों में सोने की अंगूठी क्यों दिखाई दे रही है। इस पर जेलर ने जवाब दिया कि वो पहले के मुकाबले थोड़े मोटे हो गए हैं, अंगूठी निकालने में उन्हें दर्द हो सकता था, इसलिए इसे निकाला नहीं गया। इस पर जज ने पूछा कि 9 महीने से आपने अंगूठी नहीं निकाली थी, लेकिन अब 9 मिनट में आपने अंगूठी कैसे निकाल ली। जेल सुपरिटेंडेंट के पास इसका कोई जवाब नहीं था। जेल सुपरिटेंडेंट ने बिना शर्त माफी मांग ली, लेकिन कोर्ट ने उनकी माफी को स्वीकार नहीं किया और ADG जेल को सुपरिटेंडेंट के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया और यह कहा कि जेल सुपरिटेंडेंट इस मामले में दोषी है, वो पश्चिम बंगाल जेल रूल को फॉलो करने में नाकाम। यह सब होने के बाद TV9 भारतवर्ष के संवाददाता रवि दत्ता ने प्रेसिडेंसी जेल के सुपरिटेंडेंट देवाशीष चक्रवर्ती से बात करने की कोशिश की। उनसे जानना चाहा कि आखिर पार्थ चटर्जी को जेल में खास सुविधाएं क्यों मिल रही थी, लेकिन जेल प्रशासन की ओर से हमें कहा गया कि वो बात करने के लिए उपलब्ध नहीं है। ईडी ने यह दावा किया था 9 महीना पहले, क्योंकि पार्थ चटर्जी इन्फ्लुएंशियल है, इसीलिए जेल के अंदर रहने के बावजूद भी उनके हाथ में अंगूठी है। देवाशीष चक्रवर्ती जो कि प्रेसिडेंसी जेल के सुपर है, उन्होंने कहा तो उन मोटापे के कारण अगर वो निकालने की कोशिश किया जाएगा तो पार्थ चटर्जी को दर्द होगा। जो अंगूठी 9 महीना तक नहीं निकाला जा सका, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बोलने के बाद वो 9 मिनट में निकाला गया। जेल सुपारेर साथे एकटु कथा बोलबो। साहेब नहीं, कोथाय गेছে? কখন ফিরবেন? জি সাহেব তার আমায় বলে যাবেন। अच्छा। तो वैसे तो पार्थ चटर्जी के 7 अंगूठियां उतार दी और सिर्फ एक अंगूठी अभी उन्होंने पहने हुई थी। ऐसे में ये जानना दिलचस्प है कि 7 अंगूठी उतारने वाले पार्थ चटर्जी ने 8वीं अंगूठी क्यों नहीं उतारी। दरअसल जज साहब जिस एक अंगूठी पर नाराज हुए थे वो दाहिने हाथ की छोटी अंगुली में पहनी हुई गई थी, जिसमें पन्ना जड़ा हुआ था। शायद पार्थ चटर्जी
ज्योतिष सलाह के तहत ये मानकर चल रहे थे कि इसे पहनने से उनके अच्छे दिन जल्द ही रीस्टार्ट हो जाएंगे। हो सकता है यही सोचकर उन्होंने ये अंगूठी ना उतारी हो। अब उनका अच्छा समय आएगा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन उनकी एक अंगूठी के कारण जेल सुपरिटेंडेंट का बुरा समय जरूर शुरू हो गया। वैसे बीजेपी कह रही है कि इस पूरे मामले में जेल सुपरिटेंडेंट की कोई गलती नहीं है, वो तो अपनी नौकरी बचा रहे हैं। राज्य के अधिकारियों ने ममता बनर्जी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। उनके डर से कोई अधिकारी पार्थ चटर्जी को कुछ कहने से डरता है। सीधा अटैक टीएमसी पर है, लेकिन पार्टी इस पर मौन है और साख बचाने वाला रवैया अपनाए हुए है। कह रही है कि मामला कोर्ट में है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। मैं जेलर को दोष नहीं दूंगा। जेलर के ऊपर कितना दबाव है, ये दबाव कौन किया? ये तृणमूल सरकार ने किया, ममता बनर्जी ने किया। इसीलिए मंत्री का अंगुली से अंगूठी हटाने का काम जेलर जानते हुए भी, करते हुए भी कर नहीं सकते। वो जानते हैं कैसे करते, लेकिन उपाय नहीं है उनका। उनको नकड़ी करना है, उनको इज्जत से जीना है, और वो लोग पार्थ चटर्जी से जबरदस्ती अंगूठी उतार देते, उनका जीना हराम कर देते तृणमूल कांग्रेस। इस बात में हम कुछ नहीं बोलेंगे, ये कोर्ट का इश्यू है, कोर्ट देखेगा। इस बात में हम कुछ नहीं बोलेंगे, ये कोर्ट का इश्यू है, कोर्ट देखेगा। ओह, तो सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया। सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो न्यूज़ सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।